हाय गाइज, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1992 का जितना भी क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड ने साइंस सेक्शन में अराइज किया था उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया था और उसका अध्ययन किया था। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना कि एनटीपीसी जो कि 28/3/2016 को परीक्षा आयोजित की गई थी, उस सेक्शन में शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों शिफ्ट में मिलाकर जनरल साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, हम उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए आप लोग बने रहिए, आप लोग कहीं मत जाइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है और पूरा उसको एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले आप अपना चैनल गुरुकुल कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साइंस में पहला क्वेश्चन कौन सा आयोजित किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर वैसे हम लिखते तो पूरा मतलब ज़्यादा समय इंगेज हो जाता और उतना स्पेस नहीं है जितना कि ऑप्शन के साथ लिखा जाए। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि जगह की कमी है, ताकि एक ही बार सब क्वेश्चन आज देखा जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है। अगर तरंग की आवृत्ति, यहाँ देखिए, तरंग की आवृत्ति जो है अगर बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है। तरंग की आवृत्ति जो है अगर बढ़ाया जाएगा मतलब बड़ा किया जाएगा, आवृत्ति को बढ़ाया जाएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है, तरंग दैर्ध्य का व्यंजक होता है तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति, तरंग की चाल बटे आवृत्ति, तरंग की चाल बटे आवृत्ति। फ्रेंड्स, ये तरंग दैर्ध्य का क्या है, व्यंजक होता है तरंग की चाल बटे आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग तुरंत बताएंगे, मिनट सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको इसको बता देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया है 4/2, इसका मान क्या आएगा, 4/2 दिया है, इसका मान क्या आएगा, 2 ही ना आएगा। 4/2 दिया है, इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। उसी प्रकार 4 नीचे के वाली की संख्या को बढ़ा देते हैं, जहाँ 2 है वहाँ 4 कर देते हैं। तो अब क्या आया, 1 आया। अर्थात नीचे वाली संख्या का मान जब हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, कम आता है भाग, और नीचे वाला की संख्या घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा कि इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ा देंगे, यदि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तरंग दैर्ध्य का व्यंजक होता है तरंग की चाल बटे आवृत्ति। अगर यहाँ नीचे की वाली मान जो है हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आवृत्ति क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका तरंग दैर्ध्य का मान क्या आएगा, कम आएगा। अगर आवृत्ति क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, जैसे 4 की जगह 2 किए तो 2 आया ना, तो जैसे जैसे आवृत्ति की चाल क्या किए, कम करेंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार और देखते हैं, यदि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य का व्यंजक होता है तरंग की चाल बटे आवृत्ति।
यहाँ मान लेते हैं तरंग की चाल 2 दिया है, तरंग की आवृत्ति तरंग की चाल 4 दिया है, तरंग की आवृत्ति 2 दिया है, तो तरंग दैर्घ्य 2 आ रहा है। यदि तरंग दैर्घ्य की चाल कितना दिया है, 4 दिया है और आवृत्ति भी 4 दिया है, तो फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य कितना आएगा, 1 आएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आवृत्ति को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, कम होगा। अगर आवृत्ति का मान घटाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। थर्मोस्कोप जो है, थर्मोस्कोप क्या है, एक यंत्र है। थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गैलीलियो। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को रोक मत देखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत कम है, इसका एनालिसिस पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस किसको कहते हैं, मार्स गैस। तो फ्रेंड्स मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस फ्रेंड्स मीथेन को कहा जाता है। फ्रेंड्स मार्स गैस जो होता है ना, मीथेन को कहा जाता है। चलिए देखते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन क्या है, मीथेन का कहा जाता है, मार्स गैस जो है क्या कहता है, मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का अणु सूत्र होता है CH4। मीथेन का फ्रेंड्स अणु सूत्र कितना होता है, CH4। मीथेन जो है ये एल्केन का भी उत्पन्न है। मीथेन जो है यह एल्केन का भी उत्पन्न है। मीथेन जो है एल्केन का भी उत्पन्न है। मार्स गैस CH4 को कहा जाता है। CH4 क्या है, मीथेन है। मीथेन जो है एल्केन का क्या है, व्युत्पन्न है। मीथेन जो है क्या, एल्केन का व्युत्पन्न है। चलिए देखते हैं मीथेन को आगे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं, तो यही आएगा स्ट्रक्चर के रूप में। तो फ्रेंड्स मीथेन में एक और क्वेश्चन बनेगा, मीथेन में कितने परमाणु, मीथेन में कितने मतलब क्या होते हैं, एकल आबंध होते हैं। मीथेन में एकल आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 और 4। मीथेन में एकल आबंध की संख्या 4 होती है, सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 होती है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है कि मीथेन में कौन सा बंधन होता है। मीथेन में CH4 में कौन सा बंधन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फ्रेंड्स मीथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हिंदी में हम लोग एकल बंधन कहते हैं। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है। तो फ्रेंड्स कार्बनिक संयोजकता कितनी होती है, कार्बनिक संयोजकता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ कार्बन को चारों तरफ से कितने, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन द्वारा घेरा गया है, यानी कार्बनिक संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। हमारे शरीर में धमनी होती है, कह रहा है क्वेश्चन कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। हमारे शरीर में जो रक्त का वहन करती है वह धमनी करती है। तो फ्रेंड्स वो कहता है किससे वहन करती है। फ्रेंड्स कह रहा है ना कि जो किससे भारी होती है, ठीक। हमारे शरीर में धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। किससे भरी होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन से भरी है। किसका, इसका आंसर सही क्या होगा, ऑक्सीजन से भरी है। एक बार और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। फ्रेंड्स ऑक्सीजन से भरी होती है, यानी धमनी में ऑक्सीजन रहता है। फ्रेंड्स रक्त का वहन 2 तरफ से होता है। हमारे बॉडी में पूरे रक्त का जो वहन होता है, संचलन होता है, वो मात्र 2 ही विधि से होता है। एक होता है धमनी द्वारा और दूसरा होता है शिरा द्वारा। धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फ्रेंड्स तो धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है। हमारी जो नेत्र है, नयन जो है, हमारी आंख में लेंस कौन सी काम करता है, लेंस का काम क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आंख की फोकस दूरी बदलना। हमारे लेंस में, क्वेश्चन फिर से देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है। फ्रेंड्स हमारे आंख जो है, आंख में लेंस कौन सा कार्य करता है, लेंस में आंख का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स आंख का फोकस दूरी बदलना। आंख का फोकस दूरी क्या होता है, बदलता है। लेंस जो होता है वो आंख का फोकस दूरी बदलता है। फिर तो फ्रेंड्स इस पे एक दो क्वेश्चन बनता है कि लेंस जो होता है हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, उत्तल लेंस लगा रहता है। फ्रेंड्स हमारी आंख की जो दृष्टि होती है, न्यूनतम दृष्टि कितने देर तक साफ साफ देखा जा सकता है। हमारी आंख जो है सबसे कम दूरी तक तो कितने सीएम की दूरी पर, कितने सीएम की दूरी पर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा 25 सीएम। 25 सीएम की दूरी को हमारे नेत्र क्या होती है, साफ साफ देख सकती है। इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स होगा 25 सीएम। और दूरदृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, चाहे नेत्र के लिए सबसे दूर बिंदु क्या है, नेत्र के लिए सबसे दूर बिंदु क्या है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसका अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हैकर से क्या तात्पर्य है। हैकर जो होता है, हैकर ना समझते हैं जैसे फेसबुक को हैक कर लिया है, मेरे अकाउंट को हैक कर लिया है, ठीक, मेरे जीमेल आईडी को हैक कर लिया है ना। तो जो हैक करने वाले को ही क्या कहते हैं, हैकर कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं टीच मतलब पढ़ाना, ER लगा देंगे, टीचर माने क्या होता है, पढ़ाने वाला है, ठीक है ना। रीड माने पढ़ना, ER लगा दें, रीडर माने क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला है, ठीक। उसी प्रकार हैक मतलब क्या होता है, चोरी करना, यानी हैकर माने क्या होता है, चोरी करना होता है ना। तो कह रहा है कि हैकर से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, हैकर वह व्यक्ति होता है जो किसी अनधिकृत कामों के लिए अनधिकृत तरीकों से किसी दूसरे के कंप्यूटर के डेटा क्या कर ले, हैक कर ले, चुरा ले, उसी को क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, मोटापा नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मोटापा नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कितना मोटा है उसको मापना होगा तो किस प्रकार से मापेंगे। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा BMI। सही आंसर होगा BMI। फ्रेंड्स मोटापा नापने के लिए BMI का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका जानते हैं कि BMI का पूरा नाम क्या है। तो B से होता है बॉडी, M से होता है मास और I से होता है इंडेक्स, यानी बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो फ्रेंड्स मोटापा नापने के लिए किसका उपयोग करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि BMI का उपयोग किया जाता है, जहाँ B का तात्पर्य है बॉडी, M का तात्पर्य है मास और I का तात्पर्य क्या है, इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर हो गया कोई वस्तु हो गया, पानी जो है चारों तरफ समुद्र की गहराई, नदी नाला तालाब, उसके अंदर की वस्तु अगर कहीं डूब गया है तो छुप गया है तो उसको पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सोनार। इसका सही आंसर क्या होगा, सोनार। समुद्र के अंदर गहराई में दबे हुए, है ना, किसी चीज को, चाहे हवाई जहाज में जहाज को पता लगाने, चाहे किसी चीज कोई समुद्र के अंदर डूब गया है उसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सोनार, जिसका पूरा नाम होता है SO से क्या हो जाएगा साउंड, N से क्या होगा साउंड, नेविगेशन NAVIGATION, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। SO से क्या हो जाएगा साउंड, N से हो जाएगा नेविगेशन, A से क्या हो जाएगा एंड और R से क्या होता है रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक। इसका आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। चलिए इसका खोज कौन किया था, इसका खोज कौन किया था। तो इसका सही आंसर होगा पॉल लैंगविन ने सोनार का खोज किया था।
फ्रेंड्स सोनार का खोज कौन किया था? तो इसका सही आंसर होगा पॉल लैंगविन। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, है ना। सोनार का खोज किसने किया था? तो पॉल लैंगविन ने किया था। सोनार दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव सोनार और एक क्या होता है? पैसिव सोनार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर के चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो चिप लगा होता है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर का जो चिप होता है ना उसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं कि तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोचिप। माइक्रोचिप कंप्यूटर का चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप जो होता है। फ्रेंड्स आइए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का जो चिप बना होता है वो किसका बना होता है? कंप्यूटर में जो चिप बना होता है वो किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का जो चिप जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर के चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस का खून का रंग, ऑक्टोपस का खून का रंग यानी ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा है? जैसे मान लेते हैं हमारे बॉडी का खून का रंग लाल है, तो उस पर ऑक्टोपस जो है ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा है? इसमें हमें लग रहा है कि 100 में 99% स्टूडेंट गलत करके आएंगे, रेड पर क्लिक लगाएंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। ऑक्टोपस का जो खून होता है वो लाल नहीं होता है, उसका सही आंसर होगा नीला। जब भी आप ध्यान दें कि ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर क्या होगा? नीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी पर जो जल चक्र जो होता है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीलियम के दो नाभिक मिलकर क्या होती है? एक बड़े नाभिक का संलयन करती है, जिसे क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होगा सूर्य की ऊर्जा का जो है वो किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा परमाणु संलयन द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? सबसे बड़ा स्तनपायी, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही होगा ब्लू व्हेल या नीला व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो ब्लू व्हेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही होगा आर्थर ट्रांसले। आर्थर ट्रांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आर्थर ट्रांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा जो होता है वो पानी और खनिज के परिवहन का सक्षम करता है? ठीक, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवण का क्या करता है? वहन करता है जड़ों के द्वारा। ठीक ना। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करने में सक्षम होता है, या पौधे का कौन सा हिस्सा जल और खनिज लवण का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जाइलम की कोशिकाएं होती है तो क्या होगा? मृत होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं होती है तो क्या होती है? सजीवित होती है, यानी जीवित होती है। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जैसे जाइलम का बना है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? जाइलम। अगर यही क्वेश्चन पलट दे
कहे कि पौधे का कौन सा हिस्सा है जिसके द्वारा क्या होता है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने में सक्षम होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ उसका आंसर क्या होगा, फ्लोएम होगा। जाइलम में कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम में कोशिकाएं क्या होती है, सजीव होती है। जाइलम द्वारा क्या होता है, जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है और फ्लोएम द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पोलियो की टीका की खोज किसने किया, पोलियो की जो टीका है उसका खोज किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जॉन सॉल्क ने। जॉन सॉल्क ने इसका खोज किया था। जॉन सॉल्क ने इसका खोज किया था। पोलियो की टीका की खोज जॉन सॉल्क ने किया था। तो फ्रेंड्स ये रहा एनटीपीसी 28/3/2016 का पूरा फुल शॉर्ट पेपर जो कि आप लोगों के सामने अभी हमने प्रस्तुत किया और जितना हो सका उसको हमने पूर्ण व्याख्या किया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लगता हो कि ये वीडियो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही जितने भी रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी गुड्स गार्ड जितना भी क्वेश्चन है विज्ञान के अंतर्गत हम आपको एक एक करके प्रस्तुत करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप अभी इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।